नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी राजस्थान में पल पल बदलते सियासी घटनाक्रम की, राहुल गांधी द्वारा जारी किए गए वीडियो की, जानेंगे सीएम नीतीश के खिलाफ क्यों हुए चिराग पासवान और बिहार चुनाव को क्यों टालना चाहता है विपक्ष। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जारी सुस्ती की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले नजर सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में एक और विधायक ने छोड़ी कांग्रेस। नेपानगर से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी ने विधानसभा पद से भी दिया त्यागपत्र। जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकती हैं सुमित्रा देवी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अपने ही आदेश में किया बदलाव। 65 नहीं 80 पार के बुजुर्ग और स्वास्थ्य मुसीबत से संक्रमित ही पोस्टल बैलेट से दे पाएंगे वोट। राज्य में अक्टूबर नवंबर में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित। प्रोटेम स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक में लिया फैसला। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सत्र स्थगित करने का लिया गया फैसला। सभी दलों ने फैसले का किया स्वागत। IRDAI इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में 1 अगस्त से करने जा रही है बदलाव। नई कार खरीदने पर 3 से 5 साल का बीमा कराना नहीं होगा अनिवार्य। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 548 अंकों पर 37,020 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 162 अंकों की बढ़त के साथ 10,901 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राजस्थान में गहलोत सरकार मुश्किल में फंसी हुई है। आज दिन भर सियासत पल पल बदलती रही। कांग्रेस की ओर से एक ऑडियो जारी किया गया और एक केंद्रीय मंत्री और 2 विधायकों के खिलाफ एसओजी से शिकायत भी की गई। तो वहीं राजस्थान हाईकोर्ट में आज दिन भर पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई चली, जिसमें राजस्थान विधानसभा के स्पीकर से मिले नोटिस को चुनौती दी गई थी। राजस्थान प्रकरण पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे राजीव जी, लेकिन उससे पहले देखिए क्या रहा आज का सियासी घटनाक्रम। राजस्थान के सियासी मैदान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रहे शब्दबाण से जहां राजस्थान की सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं पायलट खेमे के हाईकोर्ट जाने से लेकर ऑडियो टेप तक कई मोड़ दिखाई दिए। सबसे पहले आज सुबह ऑडियो टेप सामने आया, जिसके बाद कांग्रेस ने पायलट खेमे के 2 विधायकों को निलंबित कर दिया। मीडिया में वायरल हुए ऑडियो में बातचीत कर रहे लोगों के बारे में कांग्रेस ने दावा किया कि ये आवाज पायलट गुट के कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा की है। टेप में बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी नेता संजय जैन की भी आवाज है, जिसमें कथित तौर पर विधायकों को पैसे के लेन देन को लेकर चर्चा हो रही है। वायरल ऑडियो क्लिप मामले में वॉइस सैंपल लेने के लिए एसओजी की टीम दिल्ली रवाना हुई, जबकि एक टीम को मानेसर भेजा गया। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, कांग्रेस जिस कथित ऑडियो के हवाले से उनके ऊपर आरोप लगा रही है, उसमें उनकी आवाज ही नहीं है। उन्होंने कहा वो हर जांच के लिए तैयार हैं। वहीं विधायक भंवर लाल ने भी इस ऑडियो को फर्जी बताया है। विधायक भंवर लाल शर्मा ने भी वीडियो जारी कर कहा, ये कांग्रेस सरकार के ओएसडी की चाल है और वो इस तरह का फर्जी ऑडियो जारी करके विधायकों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ऑडियो टेप पर कांग्रेस के दावे को खारिज किया। उधर राजस्थान हाईकोर्ट में पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई हुई। राजस्थान हाईकोर्ट से सचिन पायलट गुट को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सुनवाई 20 जुलाई यानी सोमवार सुबह तक टाल दी है। वहीं विधानसभा स्पीकर को मंगलवार शाम तक उनके द्वारा दिए गए नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने की बात कही गई है। आपको बता दें, पायलट और 18 विधायकों को स्पीकर ने नोटिस दिया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने 21 जुलाई तक नोटिस पर रोक लगा दी, यानी 21 जुलाई तक स्पीकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, राजस्थान की सियासी खींचतान में ऑडियो टेप्स ने उलझन और बढ़ा दी है। कांग्रेस इन टेप्स के बूते दावा कर रही है कि भाजपा जनमत अपहरण की कोशिश कर रही है, यानी सरकार गिराने का खेल रचा जा रहा है, जबकि भाजपा इस दावे को खारिज कर रही है। ये मामला अब कानूनी जांच के दायरे में भी आ गया, जिसके पूरा होने के बाद ही असलियत का खुलासा होगा। विधायकों को खरीदने की कोशिश राजस्थान में की गई है या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले देश के दूसरे राज्यों में हम ऐसा होता हुआ देख चुके हैं। राजीव जी, क्या इस तरह की राजनीति से लोकतंत्र आहत नहीं हो रहा? जी मीनाक्षी, पिछले कुछ वर्षों में भारतीय लोकतंत्र में एक शब्द बेहद आम हो चला है, हॉर्स ट्रेडिंग, यानी एक पार्टी द्वारा दूसरे दल के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को खरीदने की चालाकी। जनता बेहद विश्वास के साथ किसी उम्मीदवार को अपना वोट देती है ताकि वो सदन में उसके हित के लिए आवाज उठा सके, उसका सच्चा प्रतिनिधि बनकर उसके लिए काम करे। लेकिन जब कोई विधायक या सांसद महज सत्ता की खातिर पद या पैसा लेकर अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होता है और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करता है, तो ये न केवल अपनी पार्टी के साथ दगाबाजी है, बल्कि जनता के साथ भी धोखा है।
इससे नैतिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी ठेस पहुंचती है। मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि जनता ने भाजपा को नकार दिया था, लेकिन कांग्रेस से विधायकों को तोड़कर भाजपा ने अपनी सरकार बना ली। इससे पहले कर्नाटक में भी यही हुआ था। अब राजस्थान में भी यही खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की कोशिश हुई। कांग्रेस इन ऑडियो टेप्स को आधार बनाकर बीजेपी के कुछ नेताओं पर उंगली उठा रही है, जबकि वे इसे झूठा समझा रहे हैं। अब सच या झूठ तो जांच के बाद ही सामने आएगा मीनाक्षी, मगर इससे जनता के बीच सही संदेश नहीं जाएगा, जिससे लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर होगी। सभी राजनीतिक दलों को यह याद रखना चाहिए कि जनता का विश्वास सत्ता से बढ़कर होता है। सत्ता 5 साल के लिए मिलती है, जबकि लोगों का भरोसा ताउम्र हासिल हो सकता है, बशर्ते राजनीति ईमानदारी से हो। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो सीरीज शुरू की है। इसमें वो समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे। उन्होंने पहले वीडियो में भारत की मौजूदा विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने वीडियो संदेश में क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश की समस्याओं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, 2014 के बाद से पीएम की लगातार गलतियों ने भारत को मौलिक रूप से कमजोर किया है और हमें कमजोर बना दिया है। खाली शब्द पर्याप्त नहीं है। सवाल ये है कि चीन ने इस तरह का कदम उठाने के लिए यही समय क्यों चुना। ये समझने के लिए हमें अलग अलग चीजों पर नजर डालनी पड़ेगी। देश सिर्फ किसी एक चीज से सुरक्षित नहीं होता, उसके सुरक्षित रहने के पीछे अलग अलग चीजें और व्यवस्थाएं होती हैं। देश को वैश्विक रणनीति के तहत सुरक्षित रखा जाता है, इसे नेबरहुड द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। देश को उसकी अर्थव्यवस्था सुरक्षित रखती है, देश को वो भावना सुरक्षित रखती है जो उस देश के लोगों में रहती है। लेकिन पिछले 6 सालों में क्या हो रहा है, इन सभी क्षेत्रों में भारत परेशान है और नाकाम हुआ है। राहुल गांधी ने आगे कहा, मैं इन सभी मुद्दों पर बात करूंगा। पहले हम विदेश नीति पर बात करते हैं। दुनिया में हमारे रिश्ते कई देशों से अच्छे होने चाहिए। अमेरिका से रिश्ते और अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा रूस के साथ संबंध था, यूरोप के साथ हमारा संबंध था, लेकिन आज हमारे इन देशों से रिश्ते लेन देन में तब्दील हो गए हैं। अमेरिका से हमारे लेन देन के रिश्ते हैं, रूस से हमने अपने रिश्ते को विशुद्ध किया है। राहुल गांधी ने पड़ोसी देशों से संबंधों की बात करते हुए कहा, नेपाल पहले हमारा करीबी दोस्त था, भूटान श्रीलंका भी दोस्त थे। पाकिस्तान को छोड़कर हमारे सारे पड़ोसी राष्ट्र मिलकर भारत के साथ काम कर रहे थे। एक तरह से वो भारत को अपना साझेदार मानते थे। आज नेपाल हमसे नाराज है। राहुल गांधी ने इसके साथ ही अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की कि सरकार के पास ना तो दिशा है और ना ही दृष्टिकोण। राहुल गांधी एक अरसे से सरकार को उसकी कमजोरियों का आईना दिखाते रहे हैं। देखना यह है कि सरकार इस आईने को देखेगी या नहीं। एक तरफ देश के खिलाफ हो रहे पड़ोसी देश के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार से कई सवाल पूछे, तो वहीं बिहार के गोपालगंज में पुल के ढहने के मामले में एनडीए के अंदर ही दरार पैदा हो गई है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने इसे लेकर बिहार में अपनी ही सरकार को घेर लिया है। क्या कहा है चिराग पासवान ने, देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ देश में स्वास्थ्य मुसीबत बनी हुई है, तो वहीं बिहार में बढ़ते मामलों के बीच बिहार सरकार पर अव्यवस्था के आरोप लग रहे हैं। अब गोपालगंज पुल मामले पर सियासत गर्माती दिख रही है। जनता के आगे सुशासन और विकास का चेहरा पेश करने वाली नीतीश सरकार के दावों की पोल गोपालगंज में पुल का एक हिस्सा ढहने से खुल गई, जिसके बाद विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो नीतीश सरकार पर जमकर बरसे, तो वहीं नीतीश के अपने भी अब उन्हें घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। सत्ताधारी गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी नीतीश सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इस मामले में तेजस्वी और चिराग के सुर एक हो गए हैं। चिराग पासवान ने नीतीश सरकार के खिलाफ बयान दिया है। चिराग पासवान ने अपने ट्वीट में लिखा है, 264 करोड़ की लागत से बने पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया है। जनता के पैसे से किया कोई भी कार्य पूरी गुणवत्ता से किया जाना चाहिए था। ऐसी घटनाएं भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े करती हैं। घटना की उच्च स्तरीय जांच कर जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बीच बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव पुल को लगातार सुरक्षित बता रहे हैं। उनका कहना है पुल के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है और तेजस्वी यादव झूठी खबर फैलाने का काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान अपनी ही राज्य सरकार के कामकाज से नाराज हैं, तो वहीं राज्य का पूरा विपक्ष भी इस बात से खफा है कि स्वास्थ्य मुसीबत के बढ़ते मामलों के बीच भी राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। विपक्षी दलों ने इसी बात पर एकजुट होकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है कि वो चुनावों को कुछ समय के लिए टाल दे। देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, लेकिन विपक्षी दल इस हालात में चुनाव करवाने को तैयार नहीं है।
यहाँ तक कि एनडीए के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान भी कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में राज्य के विभिन्न विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। कांग्रेस, आरजेडी समेत कई दलों ने बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग से कहा है कि वह समीक्षा करें कि क्या मौजूदा समय में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो सकते हैं। दलों का पक्ष है कि ये चुनाव कोरोना का सुपर स्प्रेडर इवेंट नहीं बनना चाहिए। बिहार के जिन दलों ने पत्र लिखा है उसमें कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, सीपीआईएम, आरएलएसपी, सीपीआईएमएल और हम के हस्ताक्षर हैं। पार्टियों ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण ने राज्य को बुरी तरह से प्रभावित किया है और मामलों की वास्तविक संख्या मौजूदा संख्या से कहीं अधिक हो सकती है। साथ ही सरकार पर सही संख्या में कोरोना की टेस्टिंग नहीं कराने का भी आरोप लगाया है। चुनाव आयोग को लिखे गए पत्र में दलों ने कहा कि ये मान लेना चाहिए कि अभी भी कई ऐसे लोग संक्रमित हो सकते हैं जिनमें लक्षण नहीं दिखाई दे रहे होंगे। वहीं कई संक्रमित लोगों की टेस्टिंग नहीं हुई होगी। ऐसे में ये लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, जिससे कोरोना का प्रसार होने की आशंका है। आशंका जताई जा रही है कि अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार चुनाव के समय बिहार में कोरोना के लाखों मामले हो सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर महीने में चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी तक आयोग ने चुनाव और उसकी तारीख के बारे में कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है। अब चुनाव आयोग विपक्षी दलों की मांग को स्वीकारता है या नहीं, ये तय नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी पड़ोसी देश को लेकर ये दावा नहीं कर पा रहे हैं कि सीमा पर उसके साथ जो हालात बने हैं उसका हल बातचीत से निकल पाएगा। राजनाथ सिंह ने लद्दाख पहुंचकर क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत और चीन के बीच पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से लद्दाख सीमा पर विवाद चल रहा है। खासतौर पर पैंगोंग झील को लेकर मामला ज्यादा उलझ गया है। इन सब के बीच 15 जून को हालात बहुत खराब हो गए थे, लेकिन भारत और चीन के बीच वार्ता जारी रही। बातचीत के बाद ही भारत चीन से मुकाबला करने के लिए भी तैयारियां करता रहा। इस दौरान 3 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी लद्दाख पहुंचे और जवानों से मुलाकात की। उन्होंने चीन का नाम लिए बिना उसे नसीहत भी दे डाली। पीएम के बाद आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख पहुंचे, जहां सीमा पर तैनात अपने जवानों से उन्होंने मुलाकात की। राजनाथ ने कहा, किसी ने हमारे स्वाभिमान को चुनौती दी तो उसे हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय चीन के साथ सीमा पर हालात सुलझाने के लिए बातचीत चल रही है। मैं इसकी गारंटी नहीं देता कि बातचीत से हल निकल आएगा। हाँ, मैं इतना यकीन जरूर दिलाना चाहता हूँ कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई भी ताकत नहीं छीन सकती। हम शांति चाहने वालों में से हैं, अशांति चाहने वालों में नहीं। भारत ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया है। हमारे जवानों ने देशवासियों के सम्मान की रक्षा की। हम सीमा पर चुनौती देने वालों को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लद्दाख विवाद के बीच कब अच्छी खबर मिलेगी, कब हालात सामान्य होंगे, राहत की ये खबर सुनने के लिए शायद अभी कुछ समय और इंतजार करना होगा। लेकिन उन छात्रों के लिए जरूर राहत भरी खबर आई है जो इस समय प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। एनटीए द्वारा प्रवेश परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। छात्रों को केंद्र और शहर बदलने तक का मौका दिया जा रहा है। साथ ही आवेदन की तारीख भी बढ़ा दी गई है। तो क्या है नई तारीख, देखिए इस रिपोर्ट में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट, जेईई, ओपन मैट, सीएसआईआर, यूजीसी नेट के एंट्रेंस एग्जाम सहित अन्य परीक्षा फॉर्म भरने वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। एनटीए ने इन सभी परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र में सुधार करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब उम्मीदवार 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके पहले इस परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट 15 जुलाई 2020 ही थी, लेकिन अब आवेदकों की सहूलियत के लिए एनटीए ने आवेदन पत्र में सुधार के लिए तारीख को आगे बढ़ा दिया है। आपको बता दें, एनटीए 1 से 6 सितंबर तक जेईई मेन परीक्षा आयोजित करेगा और नीट यूजी परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इसके अलावा अगर उम्मीदवार परीक्षाओं से जुड़ी ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो वो कैंडिडेट्स फोन के जरिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा nta.ac.in से भी सूचना प्राप्त की जा सकती है। यूजीसी नेट की परीक्षा देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप पदों पर योग्यता के लिए आयोजित कराई जाती है। और बुलेटिन के आखिर में बात मैन्युफैक्चरिंग में जारी सुस्ती की। देश में मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के कारण अर्थव्यवस्था का हाल बेहाल है। जून के दौरान मशीनरी और मशीन टूल्स के आयात के साथ कई इंटरमीडिएट आइटम के आयात में भारी गिरावट दर्ज की गई है। देखिए रिपोर्ट। देश की अर्थव्यवस्था स्वास्थ्य परेशानी की चपेट में है। इंटरमीडिएट वस्तुओं के आयात में गिरावट से पता चल रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन का प्रभाव भी हावी है। जहां जून में 18 साल के बाद व्यापार में घाटे की जगह बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं विशेषज्ञ इसे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रतिकूल मान रहे हैं।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जून में निर्यात आयात से 0.79 अरब डॉलर अधिक रहा। पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में 55.29% की गिरावट दर्ज की गई। कोयले के आयात में 55.72% की गिरावट दर्ज हुई। सोने के आयात में 77.42% की गिरावट रही। मशीनरी में 42.02% और मशीन टूल्स के आयात में 45.24% की गिरावट देखी गई। विशेषज्ञों की माने तो घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों और कोयले की मांग में भारी कमी की वजह से आयात में इतनी गिरावट दर्ज की गई है। जाहिर है कि अभी आर्थिक गतिविधियां काफी धीमी हैं। सोने की फिजिकल खरीदारी अर्थव्यवस्था में तेजी और सुस्ती के साफ संकेत देती है। मशीनरी के आयात में कमी इस बात का संकेत है कि फिलहाल मैन्युफैक्चरर्स कोई नया निवेश नहीं करना चाहते हैं। वहीं कई तरह की इंटरमीडिएट वस्तुओं का आयात कम होने से नए उत्पादन में भी कमी की आशंका है। जून में भारतीय निर्यात की गिरावट 12% रही, जो अप्रैल में 60% और मई में 36% की गिरावट के मुकाबले काफी कम है। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे जाहिर है कि विदेशी बाजारों पर भारत के मुकाबले लॉकडाउन का असर कम है। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।